बता रही हूँ, मैं शादी में जाऊँगी कुछ भी हो। आलम के हाथ झटक कर वो रोती हुई बोली, ओके ओके चलेंगे, बस रोना बंद करो मेरा बच्चा, आओ यहाँ। वो कब से उसे चुप करवाने की कोशिश में था, पर वो थी कि मान नहीं रही थी। खाना तो वो ज़बरदस्ती खिला चुका था, एक झटक पर। बाकी तो खुद मालकिन थी, उससे उंगली पर घुमा रही थी। आप तो दूर ही रहे मुझसे, करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। उंगली उठाकर वार्न कर दी। वो दुपट्टे से नाक साफ करने लगी। आलम को काफ़ी बुरा लगा। वो हमेशा उसके कोट पर नाक साफ करती थी और अब उसकी मौजूदगी में यूं नज़रअंदाज करना काफ़ी तकलीफ दे था। एहन, शहजादी, अपने आलम से नाराज़ हो रही हो? आज तो मैं तुम्हें इस कहानी का सीज़न 2 सुनाने वाला था। वो पुचकारते मोहब्बत चार्ज से भरपूर होकर कहते उसके पास से आ गया। वो ने नफ़ी में सर हिलाते ब्लैंकेट मुट्ठियों में भींचकर सर के नीचे दबा दिया। नहीं, बस नहीं। आज आपसे कभी हुरलैन बात नहीं करेगी। आपने मुझे हर्ट किया है आलम। मैं मेहंदी लगाने वाली थी। मैं तैयार होना चाहती थी, पर आपने मुझे कुछ करने नहीं दिया, बस सुला दिया। उठकर उसके सीने पर मुक्के मारती चीखी, वापिस अंदर छुप गई। ओके, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तो मैं अब खुद को हर्ट करूँगा। वो कहता हुआ बेड से उतरने लगा। जब हूर ने झपट कर उसका बाजू थामा, क्या मतलब? मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था ना। वो हरासा हो गई, अपने मजाज से खुदा की तकलीफ का सोचते। तो फिर तुम बात भी तो नहीं कर रही? क्या ये तकलीफ कम है मेरे लिए? वो भारी आवाज से बोला और उसका बाजू पकड़ा। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मैं सीज़न 2 वालों को मार दूंगा। वो वार्न करता, उसे बाजू में भरकर उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते सीने में भींच गया। पर वो क्या करता? डरता था उसे खोने से। अगर फिर कोई सरगोशी हुई, उसके आसपास फिर कोई बात बढ़ी, तो क्या वो एक के बाद दूसरे अटैक पर जिंदा रह सकेगी? अगर कुछ चांस होते तो वो उसे ज़रूर ले जाता। और डॉक्टर से साफ कहा था कि अगर अभी ही कोई ऐसी बात उसके आसपास की गई तो उसकी दिमागी नस फट सकती है। वो डर गया था। हाँ, सईद आलम डर गया था, क्योंकि सालों पहले इन्हीं बातों ने उसके बाप को इंसान से हैवान बनाया था। इन्हीं बातों ने उसे एहसास से कमते का शिकार करते ड्रग्स लेने पर मजबूर किया था। वो फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो इन तलवार से तेज हथियार के आगे अपनी जान ए अजीज हस्ती नहीं रख सकता था, क्योंकि वो जानता था लोग बात सही आएंगे। वो हर नए तमाशे से लुफ्तंदोज होते रहेंगे। आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? वो तो अभी पैदा हुए हैं। वो दुख सदमे से बोली। ओह, अभी पैदा हुए हैं? वो ठहर ठहर कर बोलता, सोच में चला गया कि उसकी बीवी को कैसे पता चला वो उन पर क्या नजर रखती है, या उसके पेट में बड़ा फितना उसे वहाँ की रिपोर्ट देता रहता है। उसे झटकते देखकर वो मुस्कुराई और चेहरे पर लहराते लटकू ऊपर की तरफ फूंक मारी। तुम यहाँ? बुरहान होश में आता झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके चिलमिलाते सिरापे को देखा। वो हाथ जैसे दोनों शाने जद करने आई थी। वो अब रुझ का गया। क्यों? ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो जल्दी हुई उसके सामने आई। बुरहान उसे सर से पांव तक देखने लगा, पर जल्दी ही उसकी नसें बांसों पर थमी जहाँ सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। गालबन तुम अपनी मर्जी से एक घर छोड़कर गई थी। वो चबाकर बोला, शायद तुम भूल रहे हो स्वामी, तुमने ही कहा था मैं एक भूतनी हूँ, और भूतनी कभी अपने जुनून को नहीं छोड़ती। वो अपने लंबे नाखूनों वाली उंगली उसके गाल पर फेरती बुरहान को साकित कर गई। शायद ये तुम्हें करना चाहिए, राइट? वो खिलखिलाती आईने के सामने आई और वहां रखी थी लिपस्टिक उठाकर अपने लबों पर लगाती मजे लिपस्टिक को गहरा कर गई। साथ ही नेल पॉलिश उठाकर चेयर पर बैठी अपने नाखूनों पर लगाने लगी। वो तैश में चलता उसके पास आया और उसके हाथ से नेल पॉलिश छीनकर नीचे कालीन पर फेंकी। दूसरे ही पल उसका बाजू पकड़कर उठाया, खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। तुम्हें गोली लगी थी, मुझे बजाते। वो उसकी आंखों में देखता बोला, जहाँ सुनहरीपन में सुर्खी कुछ मुनफरिद हुस्न बख्श रही थी उसे। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर हुई? मैंने तुम्हें नहीं, अपने स्वामी को बचाया है। बोले तो अपना बिगड़ा एसपी। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले ससाया हंसकर बोली, एसपी नहीं, एसएसपी, प्रमोशन हो रहा है मेरा। उसने सबसे पहले ये बात उसे ही बताई और उसकी आंखों में झांक कर मुजरिम का कोई तासुर ढूंढना चाहा तो वो नाकाम हुआ। उसकी सोच के मुताबिक उसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास मजीद पावर्स आ गए थे। वो एसपी से एसएसपी बन रहा था। उसके बाद उसका ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचेगा जब वो डीआईजी बनेगा। वो जो मुस्कान की आंखों में तासुरात देखना चाहता था, पूरी तरह नाकाम हो गया था। तुम्हें मालूम है मिसेस बुरहान अलवी, तुम्हारी फाइल मेरे पास तैयार है। तुम जल्दी सुलाखों के पीछे जाओगी। वो उसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू डालकर उससे पास करता हंसकर बोला, तो उसे लापरवाही से कहते फिजा में फूंक
मैं बबल फेंका जो उड़ता दीवार से चिपका। तो तुम्हें अपने लिए डरना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी कुछ दिन की है। वो जताकर अंगारे उगलने लगा। वो सुनकर मासूमियत से आंखें पटपटाकर हैरान हुई। स्वामी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बख्श दें एसएसपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मर जाऊंगी। फलां फलां वगैरह। वो किड़किड़ाने की एक्टिंग करती आखिर में बेसारियत से बोली, क्योंकि उसे नहीं मालूम था बेबस औरत कौन कौन से वास्ते देती है। वो तो कभी इन बेबसियों का शिकार नहीं हुई थी। वेल, अच्छी एक्टिंग थी। घूरने की बजाय इनाम दे सकते हो। वो उसकी घुरियां देखकर नसें घुमाए बोली, अलबत्ता खड़ी भी उसके हसार में थी। बुरहान ने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है हमारे मिजाज कितने मुख्तलिफ हैं। तुम ठहरी एक हजारों कत्ल करने वाली एक बदतमीज ऊंटी, और मैं संजीदा बंदा। तुम्हें मालूम होगा, आफ्टर ऑल तुम जिस तरह की लड़की हो, ये भी जानती होगी मैं पैदा किस वक्त पर हुआ हूँ। जून का महीना, 24 तारीख, संडे का दिन। पीएम, ऑफ कोर्स स्वामी, 4:20 PM। तुम्हारे दादा दादी जी, कोकी जी यानी सासू माँ के साथ हॉस्पिटल में, जबकि सुसर साहब ऑफिस में थे, जहाँ उन्होंने 4 Ds का खुशखबरी मिली थी कि बेटा हुआ है। सुसर साहब तुम्हारा नाम दाऊद अली रखना चाहते थे, जबकि तुम्हारी दादी बुरहान और दादा साहब बीवी की रजा में खुश थे। तो तुम्हें 4:50 को सबसे पहले दादी साहिबा ने चूमकर बुरहान नाम से पुकारा। इतना काफी है, हम कुछ मजीद सुनना चाहोगे? वो बुरहान को शशर कर गई। कहाँ से जमा की मेरी इंफॉर्मेशन? कड़े तेवरों से वो सख्ती से चटक कर इस्तेसार करने लगा। कहाँ से क्या मतलब? भाई, दुनिया से बाहर नहीं गई, इंसान मुर्दे उखाड़ा है। मैं तो फिर भी अपने होने वाले स्वामी की इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ऑफिस के मैनेजर से हासिल की कुछ जो वहाँ मौजूद था। टाइम, बाकी की डिटेल हॉस्पिटल से मालूम की। वो उसके कान में उंगली डालकर बोली। बुरहान ने गुस्से से सर झटका। उसका चेहरा सूख हो रहा था। कोई उसके पर्सल में इस कदर घुस गया था कि उससे भनक भी ना पड़ती भी कैसे? उसने अपनी जात पर कभी तवज्जो दी कहाँ थी? और जरूर वो गन पॉइंट पर हासिल की होगी, क्यों? उसे तलही से तंजिया मुस्कुराकर दांत पीसे। "हम्म, एक तरफ हुंडी कहते हो और दूसरी तरफ अच्छी की उम्मीद रखते हो?" वो खिलखिलाई। बुरहान की नसें उसके लबों से टकराई। सफेद चमकते मोतियों जैसे दांत, भरे भरे पंखड़ियों जैसे लिपस्टिक रंगे लब। वो पल को झाँकर नसें ना हटा पाया। हाँ, मैं कहाँ था? भूत को सरसनिश करता होश की दुनिया में दाखिल होते बोला। मुस्कान ने आंखें झपकाई। तुम यहाँ थे। उससे अपना निचला लब फैलाकर उसे दिखाया। बुरहान कभी उसकी आंखों को देखता तो कभी उसके लब को। दूसरे ही पल सुर्ख रंग की कशिश ने उसे खींचा और उसे देखता कुछ करीब करके एकदम उसके चेहरे पर झुक गया। वो कुछ संभलती या कोई बचाव करती। बुरहान ने दोनों तरफ अपनी गिरफ्त सख्त कर ली और उसकी कमर को छोड़कर एक हाथ उसकी गर्दन में डाला तो दूसरा उसके सर पर पीछे बालों पर रख लिया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि उसकी बेरहमी पर वो मचल उठी। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार न था, जबकि वो अब आंखें पूरी वाह किए उसे देख रही थी। जब वो निढाल सी हुई तब आहिस्ता से उसके लबों को आज़ाद किया और उसकी मीठी आंखों में देखते फिर से झुककर नरमी से छुआ। मुझे भी मालूम था मैं यहीं रुका हुआ हूँ। वो मायनी हेजी से हंसा। उसे सांस भरते देखकर उसके कान की लो लबों से छूने लगा और वहां से होते उसकी गर्दन पर अपनी मकरूर खड़ी नाक को रगड़ते मुस्कान की सांसों की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा परफ्यूम बहुत खूबसूरत खुशबू वाला है। वो भूजल आवाज में पूछता। उसकी गर्दन में गहरा सांस भरने लगा। तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत है, सुनहरी जैसे सोने के। वो उसके शाने पर थोड़ी टिकाए अपनी उंगलियों पर उसके बाल देखते मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी बबल खाने वाली अदा, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा गरूर सब मुनफरिद है। तुम्हारी ये दूधिया रंगत। वो साड़ी का पल्लू जरा सा शोल्डर से सिकाकर वहां अपने नरम गरम लब रख कर बोला। निचला लब दबाए उसके तंग हसार में आंखें मूंदे खड़ी मुस्कान गहरा सांस भर कर रह गई। वो उसकी गर्दन पर अपना लम्स जोड़ता घूमकर उसके पीछे आ गया। वो आहिस्ता से उसके बाल एक तरफ रखते पीछे पहुंचा दिया। वो सिमट गई। अजीब एहसास उसकी रग और रूह में उतरने लगा कि वो खामोशी से उसके सहर अंगेज हसार में जकड़ी खड़ी को एहतजाज मुसम्मत गुस्सा नहीं कर रही थी, जबकि वो मायने हेजी से मुस्कुराकर इन पलों को कैद करता उस पर हसार तंग करके बेबाक होकर जिसारते गुस्साहियों पर उतर आया कि उससे आंखें सख्ती से मींच लीं। पर अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें इस रिश्ते में कैद नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब तुम्हें अपने हाथों से हथकड़ियां पहनाऊं
तो तुम पर अपना नाम पाऊं। पर इसके बावजूद अगर तुम मेरी रहना चाहती हो, मुझे चाहती हो, अपने जुनून को हमेशा हासिल करना चाहती हो, तो एक काम करो, बुरहान अलवी खुद को लिखकर तुम्हारे नाम कर देगा। वो उसके कान को लबों से छूता सरगोशी में कह रहा था कि मुस्कान की बंद आंखें पहले नासमझी से खुली, फिर हैरत से फैली। उसके बाद उसमें कहर सा उतर आया। कौन सा काम? वो सब करती बोली। गवाही दो, अपने आप को मेरे लिए छोड़कर साहिर आलम और उसके उन 2 चमचों के खिलाफ। प्रॉमिस करूंगा, उनके जेल की सलाखों में भेजने पर मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम खुद को काट कर मेरे पैरों में रख दो बुरहान अलवी, पर तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वो झटके से मुड़कर उसे पीछे से धक्का देती हुर्राई। पल में उसे लगा था जैसे वो कमजोर हो गई है, अपने जुनून को अपने हाथों से खत्म करेगी इस घटिया हरकत पर इस वक्त साहिर की बातें दिमाग में आ गई थीं कि गुस्से में किया काम शैतान का होता है। तो वो कैसे उस इंसान की बातों से मुड़कर वो काम करती, अपने प्यारे अल्लाह के साथ, अपने मोहसिन, अपने भाई बाप को नाराज करती। तभी दूसरे पल एसी की फिजा में गहरी सांस भरती, अपना हुलिया सवार कर नॉर्मल हुई और मुस्कुरा कर उसे देखा। बी रेडी बेबी, तुम्हारी फाइल तो बिल्कुल मुकम्मल है, मेरे पास प्रूफ समेत। मिस्सी जान, 3 दिनों में मैं तुम्हें लॉकअप करूंगा, वो भी तुम्हें, यानी मुस्कान आरिफ को। वो कहका लगाकर हंसा बोला, तुम्हें पता है एसएसपी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम मेरे यानी मिस्सी का जुनून हो। अगर नहीं होते तो कल शादी की बजाय मैयत निकलता, वो भी तुम्हारा। वो नापसंदीदगी से देखती बोली, तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम मेरे पास आओगी अगर मुझे चाहती हो, या उन्हें। अगर उन्हें तो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से, मैं इस वक्त तुम्हें तलाक। बुरहान, खबरदार, मेरे लिए ये अल्फाज भी संभालिए, जान से मार दूंगी, समझे? पाँव के पास टेबल से लैपटॉप उठाकर दीवार पर मारती धाड़ी उस पर एक बात याद रखना, तुम्हें अब मुस्कान मिलेगी ना ही साहिर आलिम। कॉज यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब उनकी असमत से मैं तेरे पास आई इज्जत से, पर तुझे वो रास नहीं एसपी। करो अपनी ड्यूटी, अब उन देखती है किस हद तक तुम मिस्सी को पकड़ सकते हो। वो कहती झटके से वहां से मुड़ी। तुम्हें मालूम है हमारे माँ के रिश्ते में नाकामी किसने की? उसके रिलैक्स अंदाज में कहने पर मुस्कान जाती हुई थमी और सुर्ख लहू आंखें मींची। आरिफ, तुम सही कह रहे थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वो सोच कर लब दबा गई। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा गरूर तकब्बुर तुम्हें ले डूबा मुस्कान। अगर फिर कभी अपने सो कॉल्ड जुनून से तंग आकर मेरी तरफ बढ़ो तो सर झुका कर आना, क्योंकि मुझे वही लड़की पसंद है, ना कि तुम। वो इतनी बेरहमी से काटने लगा कि मुस्कान को लगा कि उससे इतनी बेरहमी से कभी किसी को नहीं काटा। तुम्हें क्या लगा बुरहान अलवी कि मुस्कान उन लड़कियों में से है जो फिर लौट कर तुम्हारे पास आएंगी? इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं। मुस्कान सिर्फ एक बार आती है जिंदगी में, या तो हंसाने के लिए या रुलाने के लिए। और आई एम श्योर एसपी, तुम जरूर इस मुस्कान को याद करोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। रही बात हमारे मिजाज बिल्कुल ना मिलते हो, पर याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो। अगर जिंदगी में किसी के बारे में सोचा तो उस दिन अपनी लाश पर किसी को रोते नहीं पाओगे, बल्कि मैं तुम्हारा वजूद तुम्हें भी देखने नहीं दूंगी। वो कहकर रुकी नहीं, टक टक करती हिल्स की आखिरी आवाज़ छोड़ती नमी उन सोने जैसी आंखों में लेकर वहां से सीढ़ियां उतरी। मामा, फेरी की अचानक उस पर नजर पड़ने से बुलंद चीख मारती भागती सीढ़ियां चढ़कर उसकी टांगों से लिपट गई। मुस्कान को लगा उसका दिल फट जाएगा कि वो शिकस्त खाने वाली लड़की, लगता था उस बेरहम की बेरहमी पर अपना वजूद हार गई है। मामा, आप कहाँ थी? कल से मैंने आपको बहुत याद किया। फेरी उसकी बात ना करने पर रो पड़ी और सर ऊंचा करके उसे देखा। अभी वो झुक कर उसे उठाती कि उसी पल उससे पहले ही पास से नुमादार होते वजूद ने उसे उठा लिया। बेटा, मामा को भी बहुत काम है, इसलिए उन्हें जाना है। बुरहान उसके आंसू पोसों पर चुनता हुआ बोला। फेरी मुस्कान की साकत आंखें सामने देखकर सिसक उठी। वहीं लॉन्च में जहाँ उसकी हालत पर अली फगेज़ गज़ब मुठियां भींच गया था, बाकी सब पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब कुछ ऐसे सांप सूंघ गया, सब हरासा उसे देखने लगी। घबराने की बात नहीं है, ये जानने के लिए आई थी क्यों मिस्सी डार्लिंग। बुरहान ने सबसे कहते आखिर में उसकी हालत का जैसे मजाक बनाया। वही तो हुआ था उसके साथ जब वो ऑफिस में था और वो उसे पूरी तरह शिकस्त से गई थी। हाँ, जा रही हूँ, डोंट वरी यार, मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ जो ऐसे डर रहे हैं मुझसे। वो मेरा सिर्फ एक छोटा ट्रेलर था, सो बी रिलैक्स।
और रही बात आपकी एसपी साहब, कभी किसी रात जब दिल करे और खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो रात के 12 बजे वही बबल ज़रूर लेकर खाना जो मैं खाती हूँ। चलती हूँ, इजाज़त दीजिएगा। अच्छा सुनो, तलाक के पेपर्स जेल में साइन करोगी या फांसी के वक्त? इससे साया हंस से उससे पूछा। दम है तो कभी पकड़ कर दिखाना, तब मानूंगी तुम एसएसपी हो। सर लहजे में कहती, वो मुस्कान से यकसर बदली हुई थी। जरा सी गर्दन घुमाकर तेजी नजरों से दोनों को देखती, आंख दबाकर वहां से निकलती चली गई। पर जाते हुए एक नजर फतेह मंडी से मुस्कुराती आसिया बेगम के चेहरे को देखना नहीं भूली। वहीं नूरुल ऐन का सफ़ेद पर्दा चेहरा भी नजरों में आया, पर उससे किसी पर तवज्जो नहीं दी। गाड़ी में बैठते ही उससे एक गहरा सांस लिया और मुड़कर उस घर पर आखिरी नजर डालते, लब भींचकर सबसे सुर्ख आंखों पे स्याह ग्लासेस पहने और गाड़ी स्टार्ट करती, जिंदगी का तजर्बा याद करती। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर छाई। गाड़ी तेज रफ्तारी से वहां से निकली। पीछे फेरी को थामे खड़ा बुरहान सर झटक गया। पलटने पर उससे सामने खड़े सुर्ख आंखों से तासुब भरी नजरों से देखते अलीफ को पाया। वो उसे घूर कर अंदर की समेत पड़ गया। भाई, अच्छा नहीं किया आपने, उससे दुख से कहा। मैंने सोचा था आपका ज़र्फ माशाल्लाह इतना बड़ा है कि आप मेरे आइडियल मैन हैं, पर मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने ये सोचा कैसे। उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। तुम कुछ नहीं जानते दाद, इस सब से दूर हो। मैंने उससे शादी ही एक माँ के लिए की थी और वो एक माँ ख़त्म आज, तो ये रिश्ता भी ख़त्म। वो कहकर रुका नहीं, रोती हुई फेरी को हजार में लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया। तुम कहाँ? नूर को उठते देखकर आसिया बेगम ने घूरा और वो बुकला गई। वो बुरहान भाई से पूछने की मुस्कान। उसके आंसू बह निकले। चुप करके बैठो नूर, तमाशा मत लगाओ। अच्छा हुआ निकली, मैं बुरहान की अब धूमधाम से शादी करवाऊंगी। उनकी खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। किससे? उससे खौफ से पूछा। आसिया बेगम उसका गाल सहलाकर बोली, शेरीन से। बहुत मोहब्बत करती है बुरहान से, वो भी अभी से नहीं, शुरू दिन से। इससे ही वो अपने माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी होने के बावजूद यूं इस पुलिस की नौकरी के धक्के खा रही है। ये पागल था उस संधि, मेरा मतलब है कि हुरुलैन के लिए। अब शेरीन की मोहब्बत कभी दिखाई ही नहीं दी इसे। मैं तो पहले ही दोनों की शादी कर देना चाहती थी कि अचानक वो इस फहाशा को बेहाल आया। पर अब इसकी एक नहीं सुनूंगी, शादी तो इसकी शेरीन से होगी, वो भी इतनी बड़ी कि दुनिया देखेगी। वो सरगोशियों में नूर को बता रही थी, जिसके कान साए साए कर रहे थे। मुस्कान कहाँ गई होगी? उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था। सकता टूटा, सब फिर से जोश और होश में आ गए। मेहंदी का फंक्शन उरूज पर था और फिर आखिर एहतमाम को पहुंचा। उससे रूम में पहुंचा दिया गया। दाद जो गया था लौट कर नहीं आया, जबकि नूर मुस्कुराती गहरी नींद लेने लगी। इस रूम में आखिरी रात की हुरुलैन। शी वॉज ब्रोकन, शी वॉज हर्ट। Silently, she was falling apart. She was crying, she was screaming. Every day, she was blamed. She suffered a lot, cried in pain. She used to thought everything is bad and love is nowhere. But then, Alam walked into her life and got her right where everyone else got her wrong. That day, she finally met someone who wasn't afraid to give love a second chance. That day, she wasn't the only one giving her all. That day, she finally met someone she could trust with everything. That day, she found her best friend, biggest sport, and her teammate. That day, she finally met someone who tried to help grow in her dismal life. That day, she finally met someone who brings happiness in her crappy life. That day, she finally met someone who knew that it's too hard to handle her, knows all about her bad sides, but still loved her, cared for her, and never leave her. That day, she finally met someone who hadn't cared about her past. That day, she finally met someone who wants her to be with him in his future. That day, she finally met someone who made her realize that pain is just temporary, all wrapped in one person, Sahir Alam, the beast for enemies, but a true blessing to his end. मुझे कहानी अभी नहीं सुननी, आप मुझे इमचिल निमकी खिला दें। उसकी शर्ट पर नाक रगड़े बोली। अभी? उससे कलाई में बोझ को देखा जहाँ रात के 12 बज रहे थे। अभी से क्या मतलब आपका? नहीं खिलानी तो साफ कहें। ये आप वक्त का एहसास से लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो गुस्से से गुस्साख लहजे में बोली। श्श,
ऐसे बात नहीं करते बड़ों से। आलम ने फौरी टोका और रूरुलैन करती रह गई। मैं ऐसे ही करती हूँ। आपको बर्दाश्त नहीं हो रही तो आसान है, दूर होकर बैठ जाए मुझसे। टूट दफाई नसों से सामने देखते वो बोली। अलबत्ता उसका बाजू भी थामा हुआ था, कैसे भी निकल कर चला ना जाए। वो बगैर चेंज किए बैठा हुआ था और रूरुलैन किसी नन्ही बच्ची की तरह उसकी गोद में सू शर्मिंदा सी निकलना चाहती थी, पर उसके सामने उसके बाजू का इजहार उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं बख्श रहा था। तुम बदतमीजी से बात कर रही हो मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। मुझे मालूम है तुम गुस्सा हो, पर गुस्से में भी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना वो काम हमसे अंजाम हो जाते हैं जिनका हम होशो हवास में तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी सी शहजादी अपने तमाम जज्बात पर काबिज हो, ताकि जिंदगी का कोई भी मोड़ उसे कमज़ोर ना कर सके। समझ रही हो ना मेरी बात? वो उसके खुले बिखरे बालों पर हाथ फेरता उन्हें संवारता रहा, जबकि इन महबूब से उसके लहजे की नरमाहट में मोहब्बत शफकत सब में खोई हुई थी। ये अंदाज़े मुहातिब तो उसके बाप का था। वो भी ऐसे ही ठहर कर अपने नर्म लहजे में उसे समझाते थे कि तुम मायूस ना हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोचा होगा। हाँ, जब वो आंखों के सामने अंधेरा फील करती थी, तन्हाई में तो अक्सर उस पर मायूसी के दौरे पड़ते थे, और तब उसके माँ बाप को पता नहीं कैसे भनक पड़ जाती कि वो फ़ौरन उसे अपने आसार में लेकर ऐसे ही समझाते थे कि अल्लाह उसके लिए बेहतर से बेहतर सोचा होगा। बाप की बातें याद आई तो उसे सख्सी उठी। आलम, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। अल्लाह ने इतनी जल्दी उन्हें मुझसे मेरे सामने छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर सकी उनके लिए। मुझसे बढ़कर कोई बदनसीब होगी आलम, जिससे अपनी जन्नत का दीदार। अभी वो कुछ कहती कि उससे पहले ही आलम ने उसे सीने में छुपा दिया। श्श, बदनसीब नहीं कहते, वो टोक कर बोला। रोते नहीं। अगर बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं तुम्हें सुबह सूरतें पढ़ाऊंगा, वो पढ़कर उनके लिए मगफिरत की दवा कर देना, मेरी तरह। उसके सर का भौसा लेते साइड टेबल पर बजता मोबाइल उठाने लगा। आपकी तरह? और आंखें साफ करके सर उठाकर उसे देखने लगी, और ये अदा उसकी इस कदर हसीन होती थी कि आलम महबूस सा रह जाता था। मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी तो मेरी माँ की याद आती है, उसका गाल सहलाते वो बोला, और आरिफ की कॉल देखने लगा। आपकी माँ को क्या हुआ आलम? आपने कभी बताया नहीं। आपके मामा पापा कहाँ हैं? और सिमी वहाँ कैसे पहुंची थी? वो तो वहाँ पे पागल हो गई थी ना? अ, फिर कैसे, मतलब? कुछ बातें राज में अच्छी लगती हैं शहजादी, उन्हें याद करके सिर्फ तकलीफ मिलती है। उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके भीगे चेहरे के बोझ लेने लगा, और उन्हें सटपटाकर सीने में मुंह छुपा गई। आप तो बस शुरू हो जाएं, चीपी आवाज में कहती उसके सीने पर चुटकियां पड़ने लगी। अच्छा, मैं शुरू हो जाता हूँ। उसकी बात से महसूस हुआ था, तभी हंसकर पूछा, पर हुरलैन की सारी तवज्जो उसके सीने पर पत्थर जैसी जिसामत पर चुटकियां पड़ने में मसरूफ होती उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। आप क्या खाते हैं आलम? ऐसे मोटे क्यों हैं? और ये आपका गोश्त हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बुरी तरह झुंझलाकर वो अपनी कलाइयों पर चुटकियां भरते उसकी चौड़ी कलाई को पकड़े उस पर काटने लगी। वो उसकी हरकतों से मुतबस्सिम लुफ्तंदोज सौदा आरिफ को कॉल बैक करने लगा। आलम, मुस्कान यहाँ से चली गई। आरिफ की परेशान आवाज़ आई। कुछ देर पहले ही डॉक्टर रूम में आए थे, और उसे चेक करने पर मुस्कान की जगह आरिफ को ऑक्सीजन मास्क में सांस लेते देखकर हैरान रह गए, जबकि आरिफ की हालत बिगड़ गई थी। उन्होंने जल्दी से उसे खोला, तब वो भड़का मास्क दूर फेंक कर उठा और सीधा आलम को कॉल की। आलम समझ गया वो कहाँ गई होगी। तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि वो इस काबिल है कि अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। रही बात उसके इलाज की, तो मुझे यकीन है वो हमें तकलीफ नहीं देगी। उसकी बात सुनकर समझते आरिफ कदर नरम पड़ गया। शायद वो कुछ ज्यादा ही कर गया था। ठीक कह रहे हैं, मैं आता हूँ। अरे, पर मेरा कार्ड तो वो ले गई, अब मैं पे कैसे करूँ? क्यों, उसका कार्ड कहाँ गया? आलम ने संजीदगी से पूछा। वो शायद वही रख कर आई थी, इसलिए मेरा लेकर गई तैयार होने। वो तैयार पर चबाकर बोला। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ पैसे। उससे कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आरिफ ने गहरा सांस लिया। सर, आपकी बहन कहाँ गई? डॉक्टर पीछे आधा परेशानी से पूछने लगा। आरिफ ने मुड़कर उन्हें देखा। अरे, आपको नहीं मालूम, आज अमावस की रात है, इससे वो चली गई अपने सपेरे के पास। वह हैरान होता बताने लगा। पर आज तो मंगल की रात है। डॉक्टर उलझ कर बोला। क्योंकि आप ज्यादा पड़ गए हैं इसलिए। कंधे उचकाकर बोलता हुआ डॉक्टर को चसवस कर किया। उसकी हवन को वाली शक्ल पर आरिफ ने बामुश्किल हंसी दबाई।
मोबाइल रखते आलम ने चौंक कर उसके सर को देखा, जो अब दांतों से काटने की कोशिश में थी। ये क्या कर रही हो एन? उसे मुसलसल कोशिश में देखकर वह हैरान हुआ। मैं यहाँ काटना चाहती हूँ, पर मुंह में नहीं आ रहा ना ही चुटकियों में। ये क्या है आलम? क्या लगाया है? उससे गुस्से से सूट चेहरे से दबकर कहा। वो उसके फूलती नथनों को देखकर कहका लगा कर उठा। ये तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा। ऐसा करो, मेरे गाल पर काटो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी माय विच। उसका मुंह पकड़कर कहते उसके गाल पर अपने लब रखे। हूर बुखला गई। नहीं, यहाँ नहीं। वो सूर से नफी करने लगी। एहन, मैं नहीं चाहता तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहे। ट्राई करो, वैसा ही टेस्ट आएगा। उससे सरसनिश करते और मोहब्बत से कहा। वो हंस पड़ी। आपको तकलीफ हो गई फिर? उसे चमकती आंखों से देखा। आलम उसके हेर फेर करती आंखों में देखकर जी उठा। अपनी विच के लिए हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं, ये कभी मत भूलना। उससे कहते झुक कर फिर अपने गालों को उसके मुंह पर रखा। ये ख्वाहिश सिर्फ उसकी नहीं, आलिम की भी बन गई थी। तभी उससे मुंह खोलकर उसके गाल पर दांत काट दिए। कुछ तेज। उसकी नरम पकड़ देखकर वह सरगोशी में बोला। ने झिझकते फौरी अमल किया। कुछ मजीद। उसी गर्दन में उंगलियां डालते हुए कहा। ने हंसते हुए मजा आते फिर पकड़ सख्त की, जबकि दूसरा हाथ उसकी पूरी कुछ बढ़ी हुई शेव नरमी से नोच रहा था। साई ने लबों में मुस्कुराहट दबाए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और फ्रेंड को कैमरा ऑन करके इस खूबसूरत चुड़ैल को अपने गाल को काटने वाले मंजर को मोबाइल में हंसते हुए कैद कर लिया। उसका इरादा ये फ्यूचर में अपनी बीवी को दिखाने का था। उसके कारनामे। तुम में तो ताकत नहीं, अभी तुम मेरे सीने में काटने लगी थी, वहां ताकत चाहिए। वो हंसा हुआ बोला कि हूर को अपना मजाक लगाओ। आपने मुझे अभी देखा कहाँ है? अब देखे, मैं तो आप पर रहम कर रही थी कि ज्यादा लग गई, पर अब नहीं। आलम की ललकार पर वो जज्बाती होती बोली। अच्छा। वो हंसा और हूर को मजीद पतंगे लग गए और उससे पूरी कुव्वत से उसके गाल पर दांत जमाए कि आलम कहका लगा उठा और ऐसे ही खड़ा होता कद आवर आईने के सामने आया। अब देखा? वो खुश होती उंगली उसके गाल पर फेरती हुई खिलखिलाई। आलम ने हंस से अपने गाल पर सुख दांतों के निशान पर जस्ट लुटाती नसें डालकर उसकी नाक से नाक रगड़ी। चलो, इस खुशी में आज तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा तीखी, एक्स्ट्रा खट्टी, मुनासिब नमक वाली एक्स्ट्रा इंचिल नमकी खिलाऊं। वो उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठाकर अपने बटन बंद करता, आस्तीन फोल्ड करके उससे अपने हजार में लिए और रूम से निकला तो सब सोए हुए थे। मैंने सिम्मी से कहा इमचल निमकी का, तो वो हंसने लगी। ये क्या बला है? अब आप बताएं आलम, ये बला है भला? वो काउंटर पर उसके सामने बैठी पहुंच लाकर बोली। सिम्मी ने कभी देखी नहीं ये डिश, इसलिए कह रही है। तुम सैड मत हो, मैं उन्हें दिखा दूंगा। हम्म, ये सही है। वो सर हिला गई। आलिम एप्रन बांधता मतलूबा चीज़ें निकालने लगा फ्रिज से। सबसे पहले सुर्ख मिर्च का पेस्ट उठाया और फिर इमली का, और जल्दी जल्दी हाथ चलाता बीच में उससे भी बातें कर रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा बातें बनाने पर उकसा रहा था। आपको मालूम है आलम, मैंने रात को जिन देखा। अचानक वो बोली। आलम पल को रुका और फिर हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? वो दिलचस्पी से पूछा। इमली के गाढ़े पेस्ट से उंगली भरकर उसके लबों पर फेरी। उसे जैसे ही जुबान फेरी सटपटा गई। होना क्या था? वो मुझसे एहसार करने आया था, पर पास आपको सोया देखकर भाग गया। वो कहती दोनों हाथों की ताली बजाकर खिलखिलाई। भाग क्यों गया? वो सरसरी सा पूछा, दिमाग में उस सीन को चलाने का मंसूबा बना रहा था। वो इसलिए क्योंकि उससे देखा इतनी हसीन, इतनी प्यारी परी देव की कैद में सोई हुई है। वो भाग गया। वो अपनी बेमकसद बेबुनियाद बातों पर खुद ही खेके लगा रही थी। आलम समझता सर हिला गया और चमचा भरकर फूंकते उसके पास आकर उसके लहू से लगाया। हुरुलैन ने मुंह में लेते हलक से उतारा। दिल में गुदगुदी सी होने लगी खाकर। आलम गौर से उसके तासुरात चेक कर रहा था और ये देखकर सुकून का सांस लिया कि उससे कोई नापसंदीदी वाला तासुर नहीं दिया। आलम, रूम में चले, वहीं खाए। वो उतर कर बोली। उससे क्या इख्तलाफ हो सकता था? सर हिला दिया। वो लाउंज से गुजरा के वहां जग पकड़े निकली रमशा को देखा। वो उन दोनों को देखकर फिर आलम के हाथ में ट्रे देखती सर झुका गई। क्या तुम्हें मेहंदी लगाना आती है? उससे मुहादी हुआ। रमशा चौंक गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेहंदी लगाना आती है? वो कुछ रोब से बोला। रमशा ने फौरन सर अस्वाद में हिला डाला। मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ, मेरी बीवी के दोनों हाथों पर लगाओ। वो हुरुलैन की जानिब इशारा देता बोला। अभी पर मेहंदी? उस पागल इंसान की बात पर शशर थी। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं मंगवा लेता हूँ। अभी रात का 1 बजा है,
यहीं कहीं से मिल जाएगी। तुम माइंड सेट करो कि इसे बहुत प्यारी मेहंदी लगानी है। वो बावर करवा कर रोलैन को लेता अंदर की समेत बढ़ गया और फिर हकीकत में ही कुछ देर में एक आदमी हाथ में मुख्तलिफ मेहंदियों के शॉपर लिए खड़ा था। रमशा ने दुपट्टे से चेहरा साफ करते सारे हिलाया कि इससे ज़्यादा पागल इंसान कोई नहीं हो सकता। रात के 1 बजे बीवी को मेहंदी लगवा रहा है और वो नवाबजादी खुशी से खिलखिलाती उससे चिपकी हुई थी। अच्छी लगा ना? कुछ देर में वो हुरूलैन को लेकर लाउंज में आया जहाँ आदमी मोतिब खड़ा था। उसे जाने का इशारा देते वो रिमोट लेकर बैठा और उसके पास हुरूलैन को उठाया जो काफ़ी पुरजोश लग रही थी मेहंदी लगने पर। आलम बाबर करवा कर एलईडी की जाने मतवज्जा हो गया जब तक वो फ्री हो जाए। हूर का दिल किया अब इस खुशी में वो उसके दोनों गाल दांतों से खा ले। वो बता नहीं सकती थी कितनी खुश थी कि काश इस पल मिस नहीं होती। उससे मेहंदी लगाते देखकर काफ़ी खुश होती और शायद खुद ही लगाती उससे मेहंदी। आरिफ की आंख मुसलसल कॉल की रिंग पर खुली। अभी 4 बज रहे थे। वो तहज्जुद कुछ देर पहले पढ़कर सोया था पर अलीफ की कॉल देखकर वो चौंका और संभल कर बैठते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ अलीफ मुस्कान के बारे में पूछ रहा था। वो तुम्हारे घर है, हैरियत कोई परेशानी तो नहीं? आरिफ ने परेशानी से सवाल किया। पर यहाँ से तो जा चुकी थी रात ही, क्या वो वहाँ नहीं आई?